नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। उत्तराखंड ने आज इतिहास रच दिया है। विधानसभा में चर्चा के बाद आज समान नागरिक संहिता का बिल ध्वनिमत से पास हो गया। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है और उनके नेतृत्व में यह देश 3 तलाक और धारा 370 जैसी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के पथ पर है। तो समान नागरिक संहिता का विधेयक पीएम द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे प्रदेश द्वारा अर्पित की गई एक आहुति मात्र है। तो यूसीसी के इस विधेयक में समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर भेदभाव करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया है। क्या कुछ और इसमें खास है, इसी पर आज की हम खास चर्चा करेंगे और इस चर्चा में जुड़ेंगे हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान भी। लेकिन सबसे पहले जरा देखते हैं कि क्या कुछ इस कानून के, इस विधेयक के पास होने के बाद वहां पर उत्तराखंड से प्रतिक्रिया आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा पेश समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक आज सदन में पारित होने पर उत्तराखंड विधानसभा के विधायकों ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। तो देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के बाहर जश्न का यह माहौल नजर आ रहा है। आम जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं का विधानसभा के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। तो ये जश्न का माहौल है और समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक विधानसभा में पारित होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज का यह दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि की विधानसभा में यह विशेष विधेयक, जिसकी देश में लंबे समय से मांग उठती रही थी, उसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा में इसे पारित कर दिया गया है। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। और इससे पहले सदन में यूसीसी विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड का यह कदम संपूर्ण देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सदन से निकलने वाली समान अधिकारों की गंगा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी। ये केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं,
पूरे देश के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये कहीं ना कहीं सबको एक राह दिखाने का काम करेगा। जिस प्रकार से देवभूमि से निकलने वाली माँ गंगा संपूर्ण देश को कहीं सींचने का काम करती है, कहीं यातमन का काम करती है, कहीं पीने के काम आती है, कहीं अभिसिंचित करने का काम करती है, उसी प्रकार से इस सदन से निकलने वाली ये समान अधिकारों की जो गंगा है, समान नागरिक आचार संहिता की गंगा, हमारे सभी नागरिकों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा भी करेगी और उन अधिकारों को सुनिश्चित करने का भी काम करेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़ रहे हैं इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए। विकास, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य का जो ये सफर रहा है, पहला राज्य बनने जा रहा है, अगर हम देखें आजाद भारत में जो संविधान बना, जो संविधान लागू हुआ, जिस संविधान ने अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत समान नागरिक संहिता की बात की, उस पूरी प्रक्रिया को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है। कैसा इसका सफर रहा है उत्तराखंड में, विकास? बिल्कुल लालचंद, इसमें जैसे ही ये सरकार बनी थी, धामी सरकार, और उसमें उन्होंने क्योंकि मैनिफेस्टो में इस बात का ऐलान किया था कि राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा, उसके इम्प्लीमेंटेशन में उन्होंने एक पैनल गठित किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को जज बनाया गया। आप ये कह सकते हैं ये भी बहुत अच्छा कदम था, क्योंकि जो भी यहाँ पर विसंगतियाँ हैं सिविल लॉज में, उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हैं वो महिलाएँ थीं। चाहे वो डाइवोर्स से जुड़े मामले हों, चाहे वो मैरिज राइट्स हों, या फिर वो एडॉप्शन से जुड़े मामले हों, तो सब में महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित होती थी जी। इस पैनल ने कम से कम जैसा बताया था कि 10% आप कह सकते हैं राज्य की आबादी, वहाँ से सजेशन मिले उनको। इसके अलावा दिल्ली में भी एक इनका कंसल्टेशन हुआ था अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ, और उसके बाद ये फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट दी गई थी, जिसको लगभग उसी स्वरूप में बिना किसी बदलाव के स्वीकार किया गया था, और अब इसको कानून की शक्ल दे दी गई है। जहाँ तक भारत में अगर हम यूसीसी की बात करें तो यूसीसी का पर चर्चा और इसको लेकर के जो दावे प्रतिदावे हैं वो बहुत पुराने हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बहस थी उसमें 23 नवंबर 1948 को भी यही बहस चल रही थी कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या आर्टिकल 44 के तहत एक नीति निर्देशक तत्व में भी शामिल किया जाए। उस वक्त भी इसको लेकर के बहुत विरोध हो रहे थे अलग अलग धड़ों के, और उस वक्त ये कहा गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरफ से कि लोग यहाँ पर शायद भ्रम की स्थिति में हैं, जो वो ये देख नहीं पा रहे हैं कि ये प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो चुकी है। जब आपने एक समान क्रिमिनल कोड, चाहे फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो, इन सब पर जब आप एक सहमत हो चुके हैं तो सिविल कोड का विरोध करना तर्कसंगत नहीं है। हालांकि क्योंकि वो अकेले इस चीज़ को अंजाम नहीं दे सकते थे, तो इसलिए इसको उस वक्त अधिकार के तौर पर तो नहीं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के तहत ये आर्टिकल 44 में जगह दे दी गई कि भविष्य में कोई सरकार आएगी जो इस पर काम करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि जो अलग अलग जो इस तरह के पर्सनल लॉ हैं उनमें खासतौर से सबसे आप जेंडर बायस्ड बहुत ज़्यादा है महिलाओं के प्रति, और उसको दूर करने के काम में यूसीसी बहुत ज़रूरी है। ये बहस हमने 1948 के टेक्स्ट में आप जाएंगे वहाँ भी देखने को मिलेगी, और लगातार दशकों से यही बहस चल रही है। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं विकास, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किस तरह से इसका प्रावधान किया गया। उस समय भी ये बात थी कि क्या इसको मौलिक अधिकारों के तहत रखा जाए या फिर नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया जाए। नीति निर्देशक तत्व में डाला गया, चलिए, लेकिन उसके बाद जो आप बात कर रहे थे किस तरह से उस दिशा में बढ़ने के बजाय जो सरकारें थीं वो उल्टी दिशा में बढ़ने लगी, पर्सनल लॉ ला करके, हमने ये भी देखा। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस मामले में दरियाफ्त किया कि क्यों नहीं लागू किया जा रहा, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। अब जबकि ये लागू उत्तराखंड के द्वारा किया जा रहा है, तो कई दूसरे राज्यों के लिए भी और पूरे देश के लिए भी ये एक नजीर बनेगा। बिल्कुल लालचंद, और इसमें एक जिसको हम कहें कि एक मानक यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर केंद्र की तरफ से बनेगा तो वो राज्यों को ज़्यादा मददगार होगा। हालांकि राज्य भी इसमें अपनी एक्सरसाइज जारी रख सकते हैं आगे, क्योंकि जब उत्तराखंड ने ये पैनल बनाया था तो हमने देखा था पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई और उस वक्त कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और ये कहा कि राज्य के पास अधिकार है इस तरह के पैनल गठित करके लोगों की राय जानने का, स्टेक होल्डर से बातचीत करने का। और अगर आप अगर आप पर्सनल लॉ में भी देखें तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं, इसीलिए इसको आप आंख बंद करके नहीं रख सकते कि बदलाव नहीं हुए हैं। मसलन
यहाँ तक कि प्री इंडिपेंडेंस मुस्लिम महिलाओं को डाइवोर्स लेने का अधिकार नहीं था और उसके लिए डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट लाया गया था उस वक्त ब्रिटिश शासन की तरफ से, तो वो एक अधिकार दिया गया था महिलाओं को पहली बार प्री इंडिपेंडेंस। आप सही कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे हम उल्टी दिशा में जाते दिखे, खासतौर से शाहबानों के मामले में जब आपने देखा तो एक बार फिर यूसीसी की बहस तेज हुई कि हम नीति निर्देशक तत्व में जो बात कही गई थी उसके उलट क्यों जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए और इस मामले पर अपडेट देने के लिए, चर्चा करने के लिए। और अब इस मामले पर हम चर्चा करेंगे अपने दो खास मेहमानों के साथ। मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं। प्रोफेसर फिरोज बख्त अहमद जी हैं, फॉर्मर चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम फिरोज साहब। और साथ में रोशन गौड़ जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं पहले फिरोज साहब आपके पास आता हूं। सर, जिस तरह से कि उत्तराखंड ने ये कर दिखाया है, हम जानते हैं कि इस पर लंबे समय तक बातें चलती रहीं, लेकिन जो कदम उठे कभी वो कहीं ना कहीं अलग विपरीत दिशा में कदम उठे। अब आपको लगता है कि ये संविधान ने जो व्यवस्था दी थी उस दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। और जो सीएम धामी कह रहे थे कि उत्तराखंड से निकली हुई गंगा सभी जगह सिंचित करती है, तो ये नजीर बनेगा बाकी राज्यों के लिए भी और पूरे देश के लिए। फिरोज साहब। हाँ, देखिए लाल साहब, आपने बहुत अच्छी बात करी। अभी आप कह रहे थे कि ये जो उत्तराखंड में जो पारित हुआ है जी, ये दरअसल पारित हुआ है 1949 से लंबित है और उसी तरह से लंबित है जैसे 370 लंबित था। और उसके बारे में हमारे बहुत ही मोहतरम जो वजीर आजम थे हिंदुस्तान के, जवाहरलाल नेहरू साहब, कहते थे किस पे घिस जाएगा। खैर, ये अब ये सरकार आई, नरेंद्र मोदी साहब दमदार, दिलदार, जानदार, शानदार, वफादार वफादार और ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसको पारित किया। उसी तरह से ये इतने दिन से लंबित था, इसको भी मैं समझता हूं कि पारित करने का जो श्रेय जाता है वो हमारे बहुत ही जबरदस्त वजीर आजम को जाता है, क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि तीन चीजें इस सरकार के, इस पार्टी के मैनिफेस्टो में बहुत शुरू से थी। तीन चीजें क्या थी? एक तो 3 मंदिरों का ये प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे, एक ही हो गई। दो रहते हैं आपका, ठीक है, दो रहते हैं, अभी एक का तो चल ही रहा है, दोनों का चल रहा है केस। तीसरी चीज थी जो गाय का जो वध होता है उस पर प्रतिबंध लगाना। ये सरकार जो कह रही है वो अपने रास्ते पे है और वजीर आजम जो कहते हैं इधर गो गेटर कर रहे हैं। तीसरी चीज बहुत अफसोस की बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी को जो ये इस कानून के अंदर हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है और बहुत से लोग मुसलमानों को बहला फुसला रहे हैं, लटका झटका रहे हैं और उनको भड़का भटका रहे हैं कि कानून के आने से तुम अपना, तो तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा, तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम अपने त्योहार नहीं फॉलो कर सकते, अपने कपड़े नहीं पहन सकते, खान, या इस तरह। ये किसी ने तो ये भी कह दिया आप तहमद नहीं पहन सकते। हंसी आती है। सही बात है। मैं लौटता हूं आपके पास, लगता है कुछ संपर्क में दिक्कत आ रही है। रोशन गौड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। रोशन जी, वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ जी हैं, लंबा करियर है। रोशन जी, आप एक इस लंबे करियर में आपने वो दौर भी जरूर देखा होगा जब आपको ये लगा होगा कि भाई संविधान में तो यूसीसी की बात है, लेकिन सिर्फ एक पार्टी ऐसी है जो उसको उठाती रहती है, बाकी तो सब लोग उसके अलग दिशा में, विपरीत दिशा में बात कर रहे हैं। अब जब यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ है, रोशन गौड़ जी, उम्मीद की जाए कि ये सफर आगे बढ़ेगा? देखिए, मुझे याद आता है जो हम पढ़ रहे थे कि 23 सितंबर 1948 को जब संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, वहां इस विषय पर चर्चा हुई थी कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो के.एम. मुंशी जी ने इसकी बड़ी इसकी वकालत की थी कि होनी चाहिए, और उसमें इमाम साहब थे वहां पर, उन्होंने इसका विरोध किया था। तो उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैंने तो उसका प्रोविजन कर दिया है। और वाकई जब हमने संविधान देखा तो हमारे संविधान में, जैसे आप चर्चा कर रहे थे कि अनुच्छेद 44 में जो खंड 4 है उसमें जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्यों को अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान करना चाहिए। लेकिन अब देखिए कि हम संविधान लागू करने के 75 साल मना रहे हैं। अभी हमने गणतंत्र दिवस मनाया 75वां। तो हमें 75 साल क्यों लग गए? क्योंकि ये समान नागरिक संहिता किसी के खिलाफ नहीं है,
ये तो हमारे अधिकारों को मजबूत करता है सभी के। अगर हम कहते हैं कि बहुविवाह की अगर हम बात करते हैं, तो अगर बहुविवाह होगा तो हम महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रहे हैं ना। तो उनके अधिकारों का ये प्रोटेक्शन है, उनका संरक्षण है। अब आपने बात कही कि उत्तराखंड में बना दो कि ये दूसरे राज्यों के लिए नजीर होगा। बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है कि ये नजीर होना चाहिए। और जो केंद्र सरकार, मुझे लगता है इसको बहुत ही माइनॉरिटी, बहुत ही बारीकी से इसको देख रही है कि क्योंकि इसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो बड़े विद्वान लोग इसमें थे। सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायर्ड जज हैं रंजना प्रकाश देसाई जी, उनके साथ जो बाकी मेंबर थे वो सारे बड़े विद्वान थे। तो उन मेंबरों ने जो इसकी छानबीन करके एक बहुत बढ़िया ड्राफ्ट बनाया है। इस ड्राफ्ट के बाद ये जो आज विधानसभा से पास हुआ, ये निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कुछ लोग इसको लेके सुप्रीम कोर्ट इसकी वैधता को लेके जाएंगे। और मेरा मानना ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये जाएगा तो वहां बड़े बड़े हमारे जो वकील हैं, जो हमारे संविधान सम्मत जो वकील है, जो संविधान को जानते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। और इस कानून में अगर कोई कमी होगी तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद उसके बाद केंद्र सरकार इसको अडॉप्ट करे, केंद्र सरकार एक मॉडल लॉ बनाए और बाकी राज्य उसको लागू करें। अगर राज्यों को लगता है कि केंद्र सरकार नहीं करेगी, जैसे केंद्र सरकार ने शुरू में कहा था कि इसको हम राज्यों के जरिए कराएंगे, कि हम अगर एक विवाद खड़ा करें उससे बढ़िया कि राज्य खुद करें। और उसके बाद ही उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की, फिर हिमाचल में जब बीजेपी की सरकार थी उन्होंने घोषणा की, मध्य प्रदेश ने घोषणा की, कर्नाटक ने घोषणा की, राजस्थान में हमारी जो गुजरात सरकार है उन्होंने घोषणा की। मैं लौटता हूं अल्टीमेटली मैं लौटता हूं रोशन जी। उत्तराखंड ने लागू कर दिया। मुझे लगता है कि इन सब राज्यों के लिए अब ये उनके लिए चुनौती भी हो गई है कि उनको भी करना पड़ेगा। हम जानते हैं कई राज्य उस पर आगे बढ़ भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश, असम जैसे राज्य ऐसे हैं जो उस पर काम कर भी रहे हैं। मैं लौटता हूं और आपके साथ जरूर चर्चा और आगे बढ़ाऊंगा, फिरोज सर के पास भी जरूर पहुंचूंगा। अवधेश नौटियाल जी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से, देहरादून से। किस तरह का जश्न का माहौल है अवधेश जी? हमने देखा कि खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं विधानसभा के बाहर, विधानसभा के अंदर बिल्कुल सर्वसम्मति से, ध्वनि मत से ये पारित हुआ और बाहर में खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। अवधेश, देखिए, बिल्कुल आज उत्तराखंड का जो नाम है वो स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। और उत्तराखंड आजादी के बाद देश का जी संपर्क में कुछ दिक्कत आ रही है अवधेश से, अवधेश की आवाज हम तक जो प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की जनता से किया था, उत्तराखंड की जनता से कहा था जो 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उन विधानसभा चुनाव में कि अगर हम सत्ता में दोबारा हमारी वापसी होती है तो हम उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून को लागू करेंगे और एक ऐसा कानून लेके आएंगे जो सभी जाति धर्मों के लिए समान रूप से काम करेगा। वो किसी जाति धर्म विशेष के लिए नहीं, वो सभी जाति और धर्म के लिए समान रूप से काम। ठीक है, आपकी आवाज़ में थोड़ी बाधा आ रही है। फिरोज सर और रोशन सर बने रहिएगा, मैं लौटता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। बोला, आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं।
जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तराखंड ने वो नज़ीर पेश किया है, वहां पर विधानसभा में यूसीसी पारित कर दिया गया है। अब उसको लागू करने की प्रक्रिया वहां पर हो जाएगी और उसके बाद वो लागू भी हो जाएगा। लेकिन यही सवाल कि क्या कुछ उसमें खास है यूसीसी में और क्या बाकी राज्य और पूरे देश में उसे अपनाया जाएगा। हमारे साथ दोनों खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ फिरोज बख्त अहमद साहब हैं और साथ में रोशन गौर जी भी मौजूद हैं। फिरोज सर, दो पहलू इसमें है। जो विरोध करने वाले थे, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ये इसमें इस्लाम के नियमों के साथ छेड़छाड़ है, एक तो ये बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई ये जो लागू किया जा रहा है तो ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये सच नहीं है कि ये सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं, सभी नागरिकों के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस्लाम में अगर इसका कुछ असर होगा तो वो एक अच्छा असर होगा कि वहां पर महिलाओं को, वहां पर बच्चों को, तमाम लोगों को बराबरी का हक मिलेगा। ये देखिए, ऐसा है लालचंद्र साहब, आपने बहुत सही बात कही है। ये जो बिल है इसमें सबसे ज्यादा फायदा मैं समझता हूं कि मुस्लिम महिलाओं को होगा, नंबर एक, और साथ ही साथ क्रिश्चियन और पारसी महिलाओं को भी होगा। महिलाओं के लिए तो एक अक्सीर है, एक तरह से समझिए कि नई जिंदगी है। क्यों? क्योंकि जो असमानताएं थी वो हटेंगी, समरसता आएगी, बराबरी आएगी। बराबरी से उसको अपने प्रॉपर्टी मिलेगी मुस्लिम महिला को, और इसके साथ ही साथ उसका कद बढ़ेगा, उसकी इज्जत बढ़ेगी। और ये भी देखिए, पहले मुस्लिम महिलाएं जो थी वो बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर पाती थी, ठीक है। वो मतलब ये कि एक पेट्रियार्कल कंस्ट्रक्ट जो था वो पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जीव कोई भी हो, पेट्रियार्कल कंस्ट्रक्ट हटेगा और बराबरी मिलेगी महिलाओं को। इससे बहुत ज्यादा फर्क आएगा, महिलाएं आगे बढ़ेंगी 50%, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान 200% आगे बढ़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो ये आपने अभी बात कही, बड़ा सेंसिटिव आपका सवाल था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्लाम के ऊपर इस बिल के आने से आंच आएगी। हरगिज भी आंच नहीं आएगी। अगर किसी मजहब के ऊपर आंच नहीं आएगी तो वो इस्लाम है, अगर किसी मजहब के ऊपर आंच आएगी इससे तो वो हिंदुइज्म है। और मुसलमान खामखाई डर रहे हैं, बल्कि उनको डराया जा रहा है। उनके जो स्वयं भू नेता हैं, ठीक है, और उनके जो कई बोर्ड हैं, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अरे इसको मुसलमान जानते नहीं, खामखाई मुसलमानों को कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मुसलमानों को तो बेचारों को ये पता ही नहीं है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस खेत की मूली का नाम है, कौन सी चिड़िया है। वो समझते हैं कुछ लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं मुस्लिम धर्म के लिए, ये मुसलमानों को ये लोग वर्गलाते हैं, आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब तक मुसलमान इनके चुंगल से बाहर नहीं आएंगे वो इनको पीछे कुएं में धकेलते रहेंगे। और गौर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं उनकी बात सुन रहा था बड़े गौर के साथ, कि ये जो बिल है ये हिंदू मुसलमान का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को आगे ले जाएगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। लिहाजा इसको जो एक्सपेरिमेंटल वहां किया गया है उत्तराखंड में, पूरे हिंदुस्तान में लागू करना चाहिए। और इसमें देखिए स्टेट वाइज कोई डिफरेंसेस हो। और एक और बात अच्छी कही थी गौर साहब ने कि अगर इसमें कोई कमियां हैं, कुछ हैं, और इसमें एक रिटायर्ड जज रंजना साहिबा भी हैं, वो भी, उन्होंने भी इसको देखा है, कोई कमियां होंगी तो देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल, वो तो होना ही चाहिए, किसी भी कानून में। हाँ, किसी भी कानून में करना चाहिए, किसी भी कानून में सुधार किया जाए। रोशन जी, एक बात ये कि देखिए, प्राय हमने देखा कि जब भी इसका विरोध किया गया, चाहे आज तक अगर लागू नहीं हुआ तो इस्लाम का हवाला दे दिया गया। आज भी विरोध करने वाले इस्लाम का हवाला देते हैं। लेकिन ये देखिए कि ये कानून वहां तक सीमित नहीं है, उनके महिलाओं को हक देने के अलावा अब जैसे लिव इन रिलेशनशिप वाला जो पूरा आपने देखा होगा, इसमें जो प्रावधान है, जो आज की चिंताएं हैं, जिसका किसी एक मजहब से कोई लेना देना नहीं है, आज की चिंताएं, बेटियों की सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा, उसको भी ये कहीं ना कहीं एड्रेस कर रही है, उसका समाधान ये दे रहा है ये यूसीसी का कानून। बिल्कुल, देखिए मेरा मानना है कि अगर कहीं कोई कमी है तो क्या उसमें सुधार नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल। आप देखिए कि
अब मैं अपनी पीढ़ी की बात करूं तो हमने लालटेन से पढ़ाई शुरू की और आज हम बल्ब में हैं। हमने पहले हमारे पास फोन की कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी, फोन है, आज हमारे पास स्मार्टफोन है। तो ये जो सुधार की प्रक्रिया ये निरंतर है। अगर किसी समाज में कोई कमी है तो उस कमी को दूर किए जाने की जरूरत है। अब सोचिए कि जिस वक्त हमारे देश में 3 तलाक को प्रतिबंधित किया गया था, कानून बनाया गया था, उसमें एक बड़ी हाई तौबा मची थी। उसमें सोचिए कि उसमें मुस्लिम समाज से कितनी महिलाएं थी जिन्होंने अपनी पीड़ा बताई, बिल्कुल, कि कैसे उनको रातों रात फोन पर 3 तलाक बोल दिया जाता था और उसके बाद उनको बेघर कर दिया जाता है। उनकी पीड़ा समझिए आपकी, उनको बाल बच्चों सहित छोटे छोटे बच्चों के साथ घर से बाहर कर दिया जाता था। बिल्कुल, अभी कम से कम कानून का डर तो है, उनकी तकलीफ की तो कल्पना की जा सकती है। हाँ, अच्छा, दूसरी बात है कि हिंदू समाज में तो ये पहले से ही है कि आप तलाक अगर आपको देना है तो प्रॉपर कोर्ट के माध्यम से आप देंगे। ठीक है। अगर आपकी जो विरासत है, जो आपकी संपत्ति का बंटवारा है, वो प्रॉपर आपका होगा। बिल्कुल। और हमारे जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन हो गया था कि बिल्कुल संशोधन की गुंजाइश हमेशा बनी हुई है, हमेशा बनी हुई। सुधार हमेशा किया जाना चाहिए। समय की कमी है। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया करूंगा, फिरोज साहब आपका भी और रोशन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है, अच्छी बात रोशन जी ने कही कि देखिए बहता हुआ झरना जो होता है ना, वो हमेशा फ्रेश रहता है और तालाब में रुका हुआ पानी सड़ांध मारता है। तो बदलते दौर के साथ बदलना चाहिए और अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहिए, उसी दिशा में ये बहुत बड़ा कदम उत्तराखंड सरकार का जो आगे सभी के लिए नज़ीर बन सकता है। इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।